नमस्कार। आरएस राजस्थान हिस्ट्री की इस सीरीज में जो हिस्टोरिकल सोर्सेज वाला एक सेशन आपका चल रहा है, इस एपिसोड में हम अभिलेख इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं। पिछले सेशन में आपने अभिलेखों को आरंभ कर दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण अभिलेख थे। अच्छा, अभिलेखों का अध्ययन से आपको समकालीन राजवंशों की राजनीतिक कार्यवाही, उनका जो रचनात्मक सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं, जिनमें आप दुर्ग शिल्प ले सकते हैं, उनके धार्मिक आचार विचार ले सकते हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार की एक और हमारे सामने प्रशस्ति आती है जिसका नाम है सांडनाथ प्रशस्ति। अच्छा, जो सांडनाथ प्रशस्ति है ये सीधे तौर पर मेवाड़ के इतिहास से जुड़ी हुई है। गोहिल नरेश अल्लट, जिसका एक नाम हमें और प्राप्त होता है आलूराव। जनरली जब आप पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं या किसी कोचिंग के नोट्स या किसी टीचर से पढ़ते हैं तो इस तरह के ये थोड़े से हिडन एस्पेक्ट्स हैं राजस्थान इतिहास के, जिन पर इतना ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला जाता है। अभिलेखों के अध्ययन से इन अनछुए पहलुओं को हम स्पष्ट तौर पर उजागर करने में सफल होते हैं। तो एक जो अभिलेख हमारे सामने, प्रशस्ति जो हमारे सामने आ रही है, याद रखिएगा, वो है सांडनाथ प्रशस्ति। सही बात है, आप में से कई लोगों ने तो नाम ही पहली बार सुना होगा इस सांडनाथ प्रशस्ति का। ठीक है जी, तो अब आप इसका एक एक करके वर्णन देख लीजिए। इसकी जो जानकारी है, पहली बात तो ये मेवाड़ के गोहिल राजवंश पर प्रकाश डालती है। तो मेवाड़ के गोहिल राजवंश से संबंधित ये प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति के बारे में हमें इसकी अवधि और जानकारी मिलना थोड़ा सा मुश्किल सा हमें लगता है। तो अब सांडनाथ प्रशस्ति एक देखो, फिर एक अच्छी बात कि किस गोहिल नरेश के बारे में ये आपको जानकारी प्रदान करती है। तो ये नरेश है अल्लट या आलूराव। अब अल्लट के बारे में आपने क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा मैं आपको पहले एक थोड़ी सी इन ब्रीफ जानकारी प्रदान कर देता हूँ। अल्लट या आलूराव, याद रखिएगा, मेवाड़ ही नहीं संपूर्ण राजपूताने का प्रथम क्षत्रिय नरेश है जिसने किसी विदेशी कन्या से विवाह रचाया था। और इस विदेशी कन्या का नाम था हिरिया देवी या हिरण्या देवी, जो हूण राजकुमारी या हूण शासक, हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल की पुत्री थी। अब ये मिहिर कुल कौन है? जिसने बैराट की बौद्ध सभ्यता का, जिसको डेस्ट्रॉयर या विध्वंसक या विनाशक के रूप में भी जाना गया है। अल्लट, जिसने आहड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाई, आहड़ में पहली बार नौकरशाही की स्थापना करी। क्लियर है? और इसने आहड़ को राजनीतिक हेडक्वार्टर के रूप में स्थापित करके, मेवाड़ का ब्यूरोक्रेसी स्थापित करके उसको वाणिज्यिक राजधानी, वाणिज्यिक केंद्र भी बनाया। क्लियर? तो इसके काल की जो नौकरशाही की जो विशेष जानकारी आपको प्राप्त होती है वो जानकारी है, याद रखिएगा, सांडनाथ प्रशस्ति से बेहद महत्वपूर्ण है। तो पहले तो मैं आलूराव के बारे में आपको कुछ जानकारी प्रदान कर दूं कि ये भाई साहब कौन है। अल्लट, जिसका दूसरा नाम हमें आलूराव प्राप्त होता है। अल्लट संपूर्ण राजपूताने का किसी विदेशी कन्या से विवाह रचाने वाला। याद रखिएगा, किसी विदेशी कन्या जो कि असल में हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल की पुत्री है। मिहिर कुल की राजकुमारी हिरिया देवी या हिरण्या देवी है। तो मिहिर कुल की राजकुमारी हिरिया देवी अल्लट संपूर्ण राजपूताने का किसी विदेशी कन्या से विवाह करने वाला, से विवाह प्रथम क्षत्रिय नरेश है। तो ये तो सबसे बड़ी विशेषता है अल्लट या आलूराव की। अब जो आपने कहा कि ये जनाब जिनको आपने यहाँ पर देखा है, ये सज्जन कौन है? मिहिर कुल। याद रखिएगा, मिहिर कुल को
बैराठ की बौद्ध सभ्यता, बैराठ की बौद्ध सभ्यता का विनाशक भी माना जाता है। तो बैराठ की जो बौद्ध सभ्यता हमने देखी है उसका विनाशक भी माना गया है मेहरकुल को। तो पहली बात तो ये कि सांडनाथ प्रशस्ति से आपको अल्लट के जीवन पर काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ता है कि इनकी माता का नाम महालक्ष्मी था, पुत्र नरवाहन था। पहली बात तो ये जानकारी मिलती है कि अल्लट की जो माता जी हैं उसका नाम है महालक्ष्मी, और इसका जो पुत्र एवं उत्तराधिकारी है जो अल्लट के बाद मेवाड़ गद्दी पर बैठता है उसका नाम आपको प्राप्त होता है नरवाहन। दूसरी बात की जो जानकारी मिलती है वो ये कि अल्लट ने आहड़ को मेवाड़ का वाणिज्यिक केंद्र बनाया, वाणिज्यिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। अब ये जब बात आ रही कि वाणिज्यिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के पीछे की कहानी क्या है, असल में इसने तमाम मेवाड़ के जो भी अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट्स और इंटरनेशनल जो भी रिलेशन, ट्रेड और कॉमर्स के जो रिलेशन थे उनके जितने भी मतलब कार्यवाहियाँ थी या विभाग थे उन सबको मेवाड़ स्थापित किया। और मेवाड़ क्यों मतलब माफ करना, मेवाड़ में आहड़ में स्थापित किया। और आहड़ में क्यों स्थापित किया ये मैं और आपको विशेष बात बतला दूं, आलू राव ने आहड़ को मेवाड़ की राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया था। संभवतया अल्लट या आलू राव इस बात को बेहतर जानता था कि जिसको आप अपना कैपिटल हेडक्वार्टर के रूप में एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो तब तक इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाएगा जब तक कि जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं ट्रेड और कॉमर्स वाली वो यहाँ से संपन्न ना हो। इस सांडनाथ प्रशस्ति का एक महत्वपूर्ण प्रकाश और क्या है, याद रखना कितना महत्वपूर्ण है आपके आरएस या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिहाज से, या जो राजस्थान सबऑर्डिनेट्स अधीनस्थ चयन बोर्ड की तरफ से जो परीक्षा होती हैं। मेवाड़ की आरंभिक कर व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला बेहद महत्वपूर्ण तथ्य मैं ले रहा हूँ। मेवाड़ की कर व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला आरंभिक यदि कोई प्रशस्ति है तो वो सांडनाथ प्रशस्ति है, याद रखिएगा। तो एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई कि मेवाड़ की आरंभिक कर व्यवस्था पर जो प्रशस्ति, जो अभिलेख प्रकाश डाल रहा है वो प्रकाश है या मतलब वो अभिलेख है सांडनाथ प्रशस्ति। इसने आहड़ को न केवल मेवाड़ की राजधानी बनाया बल्कि सांडनाथ प्रशस्ति जानकारी मिलती है कि आहड़ में अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और आहड़ में जो वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, देखो आप लोगों ने शायद एक बात और पढ़ी हो कि पुष्कर में भी वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया था। उसी प्रकार से वराह जो विष्णु के अवतार हैं, उसी प्रकार से मेवाड़ की राजधानी आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण मेवाड़ के गोहिल नरेश अल्लट के द्वारा करवाया। अब सांडनाथ प्रशस्ति इस बात पर प्रकाश डालती है कि इस मंदिर का जो शिल्पी था उसका नाम है अग्रट, याद रखिएगा, का निर्माण करवाया इस मंदिर का शिल्पी, इस मंदिर का शिल्पी, ये इंपॉर्टेंट है, इस मंदिर का शिल्पी था अग्रट। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ये बात, क्लियर। क्योंकि मेवाड़ में इसने नौकरशाही की स्थापना करी। नौकरशाही से मतलब यहाँ पर आप एक तरह से कैबिनेट या मंत्रिमंडल की भी बात कर सकते हैं। और इसने अपनी कैबिनेट के विभिन्न मंत्रियों के नामों का उल्लेख भी किया। जैसे ये कहता है कि मुख्यमंत्री था मम्मट नामक अमात्य, जबकि हम जानते हैं कि अमात्य नामक जो अधिकारी वर्ग है वो भारतीय इतिहास में पहली बार हमें मौर्य काल में हमें इसका उल्लेख मिलता है।
या मैं यदि साहित्यिक रचना की बात करूं तो वो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है। इस मंत्रिमंडल से जानकारी मिलती है कि दुर्लभ राज नामक कोई व्यक्ति, सारनाथ प्रशस्ति इस बात का प्रकाश डाल रहा है, दुर्लभ राज नामक कोई व्यक्ति इसका संधि विग्रहिक था अल्लट का। अब आप लोगों ने जब प्रयाग प्रशस्ति पढ़ी है समुद्रगुप्त की, मालूम होगा ना आप लोगों को, तो हरिशेन नामक आपको व्यक्ति संधि विग्रहिक के रूप में नजर आता है। तो चूंकि आप समझिएगा सारनाथ प्रशस्ति से हमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी क्या मिलती है, वो ये कि मेवाड़ की नौकरशाही, क्योंकि मेवाड़ में नौकरशाही का संस्थापक असल में अल्लट यादवराव था, तो नौकरशाही या मंत्रिमंडल पर प्रकाश डालने वाला, याद रखना, पर प्रकाश डालने वाला जो अभिलेख है वो सारनाथ प्रशस्ति, जिसके अनुसार मम्मट नामक अमात्य इसका मुख्यमंत्री था और दुर्लभ राज नामक कोई व्यक्ति इसका संधि विग्रहिक था। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर कि मम्मट नामक अमात्य तो अल्लट का मुख्यमंत्री था, ठीक है जी, और दुर्लभ राज, मैं लिख देता हूं, मान लीजिए थोड़ा सा स्क्रीन से आउट हो तो भी आप आवाज तो खैर सुन ही रहे। दुर्लभ राज नामक अमात्य इसका संधि विग्रहिक था अल्लट का, याद रखिएगा। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण, मैं स्क्रीन से आउट हो जाता हूं, आप लोग आराम से इस मैटर को देख लीजिए। तो ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहां से प्राप्त होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हम प्रशस्ति को ले रहे हैं वो है ओसिया लेख। सबसे पहले आप इसको ढंग से देख लीजिए, उतार लीजिए, फिर मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट, एक और प्रशस्ति जो आपको प्राप्त होती है वो है ओसिया लेख, जोधपुर से है, 956 ईस्वी की यह प्रशस्ति है। और प्राचीनतम जो वर्ण व्यवस्था है राजस्थान की, 4 वर्णों की जो बात है उस पर प्रकाश डालता है ओसिया लेख। क्या मतलब है इस बात का, देख लीजिएगा। ओसिया लेख 956 ईस्वी का अभिलेख है। ओसिया जोधपुर से यह लेख प्राप्त होता है और प्राचीन कालीन वर्ण व्यवस्था पर, प्राचीन कालीन वर्ण व्यवस्था पर यह लेख प्रकाश डालता है। तो कुल मिलाकर 4 वर्णों का उल्लेख आपको प्राप्त होता है इस ओसिया लेख से। 4 जो वर्ण है उनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। आप आराम से, सुंदर राइटिंग में आपके सामने है, लिखते चले जाइए। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये 4 आपको प्राप्त होते हैं। इसके बाद यद्यपि हम चित्तौड़गढ़ जो अभिलेख था वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने उस समय उस सेशन में भी आपको कहा था कि चित्तौड़गढ़ जो लेख हैं वो कोई एक नहीं है। 532 ईस्वी का तो आपने देखा ही है, लेकिन 971 ईस्वी का एक चित्तौड़गढ़ लेख और बेहद महत्वपूर्ण है। पहले जो आपने देखा था 532 ईस्वी का चित्तौड़गढ़ लेख, उससे हमें जानकारी मिलती है कि राजस्थानीय शब्द किसी प्रांतीय अधिकारी के रूप में यहाँ पर काम में आ रहा है। तो दूसरा आप चित्तौड़गढ़ लेख अब आप यहाँ पर देखिए। ये जो चित्तौड़गढ़ लेख है ये 971 ईस्वी का है। स्वाभाविक सी बात है, ये कहां से प्राप्त होगा? तो चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वहां से प्राप्त होगा। इस
चित्तौड़गढ़ लेख की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, जरा गौर करना। समकालीन मेवाड़ के देवालयों में स्त्रियां प्रवेश नहीं कर सकती थी, तो स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था। समकालीन मेवाड़ के देवालयों में, मंदिरों में स्त्रियां प्रवेश नहीं कर सकती थी। आप आइडिया लगाइएगा कितना महत्वपूर्ण जानकारी इस अध्याय में। राजस्थान इतिहास की जो ये सीरीज चल रही है, इतना विस्तार से स्त्रोतों पर आधारित आप देखते रहिए। सिविलाइजेशंस देखिएगा, किस लेवल पर ले जाकर मैं सिविलाइजेशंस को यहाँ पर रखता हूँ, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली। यदि आप लोगों को ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है इस गर्मी में, तो मैं समझता हूँ कि लाइक शेयर का या थोड़ा सा आपका जो कोऑपरेट मुझे बार बार अब बोलना पड़ रहा है, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि आपके बिना मेरी ये यात्रा अधूरी रहेगी, जिस टारगेट, जिस उद्देश्य को लेकर हम पूरा चल रहे हैं। तो देवालयों में स्त्रियों का प्रवेश पूर्ण तौर पर वर्जित था, निषिद्ध था। इस बात की जानकारी हमें 971 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ लेख से मिलती है। ठीक है सर। इसके अलावा एक प्रशस्ति हमें और मिलती है 971 ईस्वी की, वो है असल में नाथ प्रशस्ति। याद रखिएगा, नाथ प्रशस्ति जो आपको प्राप्त होती है 971 ईस्वी की ही, कोई विशेष बात नहीं है। एक ही काल में बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। ये उदयपुर के अंदर एक मंदिर है, कैलाशपुरी का लकुलीश मंदिर। क्लियर। इस लकुलीश मंदिर, कैलाशपुरी का लकुलीश मंदिर है उदयपुर में, वहां से 971 ईस्वी की ये नाथ प्रशस्ति है। अच्छा, इसमें नरवाहन, जो कि आपने देखा था अभी नरवाहन के बारे में, अल्लट का पुत्र है। बप्पा रावल, जो कि मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक है, बप्पा रावल के बारे में हम ये भी देख चुके हैं कि इसका 115 ग्रेन भार का एक स्वर्ण सिक्का अजमेर से डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने प्राप्त किया है। तो नाथ प्रशस्ति से अति प्राचीन कालीन मेवाड़ के समाज में स्त्रियां जिस, उनके रहन सहन पर प्रभाव पड़ते हुए जिन आभूषणों को पहना करती थी, उसकी चर्चा आम्र नामक किसी कवि ने, जिसने इस कैलाशपुरी के लकुलीश मंदिर में, क्योंकि पाशुपत संप्रदाय के नाथ योगियों का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसको नाथ प्रशस्ति कहा है। ठीक है। तो ये नाथ प्रशस्ति जो प्राप्त हो रही, पहली बात तो 971 ईस्वी का है। कहां से प्राप्त हो रही है? लकुलीश मंदिर। लकुलीश मंदिर कहां से है? तो याद रखिएगा कैलाशपुरी से है। कैलाशपुरी कहां पर? उदयपुर से। क्लियर। और सबसे बड़ी बात, इस नाथ प्रशस्ति का लेखक कौन है? इस नाथ प्रशस्ति का लेखक है आम्र नामक कोई कवि। क्लियर। चूंकि नाथ प्रशस्ति क्यों बोला गया है, इस अभिलेख में पाशुपत संप्रदाय के नाथ योगियों का जिक्र मिलता है, का उल्लेख प्राप्त होता है। इसीलिए 971 ईस्वी के लकुलीश मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर से जो प्रशस्ति प्राप्त हो रही है, उसे हमने नाथ प्रशस्ति भी कहा है। समकालीन स्त्रियों के आभूषणों की चर्चा होती, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। समकालीन स्त्रियों के आभूषणों पर प्रकाश पड़ता है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नाथ प्रशस्ति के संदर्भ में हमें जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है, और इस नाथ प्रशस्ति से आपको विभिन्न गोहिल नरेशों की जानकारी मिलती है, जिनमें हम नरवाहन की बात कर सकते हैं, जिसमें हम याद रखना बप्पा रावल की भी बात कर सकते हैं। तो फिर बोल रहा हूं, सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, स्त्रियों के आभूषणों पर जो प्राचीन कालीन मेवाड़ की प्रशस्ति
प्रकाश डाल रही है। उस प्रशस्ति का जिक्र हमें नाथ प्रशस्ति जो 971 ईस्वी का है उससे प्राप्त हो रहा है। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसको हम कहते हैं हर्षनाथ प्रशस्ति। हर्षनाथ प्रशस्ति, जो लोग शेखावाटी से हैं, सीकर से हैं, उन्हें बेहतर मालूम होगा कि सीकर में हर्षनाथ जो पहाड़ी है, सीकर में जहाँ पर विंड मिल्स लगी हुई ऊपर, वहाँ पर ये बहुत शानदार हर्षनाथ, चूँकि चौहानों से इसका संदर्भ है और हर्ष की जो रियल 973 ईस्वी का है, और ये अजमेर के जो चौहान नरेश थे, विग्रहराज द्वितीय चौहान, यद्यपि हर्षनाथ का जो मंदिर था वो तो गुवक प्रथम चौहान के शासन काल में कोई अल्लट नामक यहाँ पर योगी था, उसके निर्देशन में। अब ये अल्लट गोहिल नरेश नहीं है, वो अलग है। ये इस इलाके में, इस पहाड़ी पर रहने वाला कोई योगी रहे होंगे, अल्लट, तो उन्होंने यहाँ पर शिवालय का निर्माण करवाया था। लेकिन जो नरेश था इस जमाने में वो था गुवक प्रथम चाहमान, जिसका संबंध सांबर या शाकंभरी से है, जिसको आपने सपादलक्ष्य भी कहा है। तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माता तो एक गुवक प्रथम चौहान के काल में निर्माण हुआ, चाहे वो अल्लट नामक कोई योगी या संत के आचार्य शिवाचार्य हैं, शिव के उपासक, उनके निर्देशन में हुआ। नरेश लेकिन गुवक प्रथम चौहान है। लेकिन इस हर्षनाथ जो मंदिर है, शिवालय, क्योंकि इनकी जो रियल सिस्टर है हर्ष की, वो जीर्ण माता है। जीर्ण का मंदिर भी 7-8 किलोमीटर दूर ही है। मैं तो खैर कई बार मेरा देखना हुआ, जब सीकर में रहा, कई बार जाना हुआ हर्ष पर। बहुत बहुत सुरम्य स्थल है और शेखावाटी का मैं समझता हूँ सिरमौर गौरव भी है। ये आप में से जाना चाहिए यहाँ पे, सर्दियों और बरसात में तो खैर एक अनोखा ही दृश्य है। अच्छा, खास बात ये कि ये जो हर्ष पहाड़ी, इसके नीचे रेवासा झील भी है, रेवासा धाम भी है। इस हर्षनाथ प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है। तो जो मैं कह रहा था कि मंदिर तो बनाया, हर्षनाथ मंदिर तो बनाया किसने? गुवक प्रथम चौहान के शासनकाल में। लेकिन जो अजमेर जो जब राजधानी स्थापित कर दी गई चौहानों की, अजयराज द्वितीय चौहान के शासनकाल में, तो उसके पश्चात विग्रहराज द्वितीय चौहान ने इस मंदिर के दीवार पर हर्षनाथ प्रशस्ति 973 ईस्वी में स्थापित करवाई थी। वागड़ प्रदेश जो है, मेवाड़ का जो निचला इलाका है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उसके लिए वारगट शब्द का उल्लेख इसी हर्षनाथ प्रशस्ति मिलता है। और सीकर को हर्षनाथ प्रशस्ति में चौहानों का मूल प्रदेश बतलाया जाए, कि हम जानते हैं चौहानों का मूल प्रदेश सांभर या शाकंभरी है, और सीकर के लिए अनंत प्रदेश का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो देख लीजिएगा, 973 ईस्वी की यह प्रशस्ति है, और कहाँ पर है? हर्षनाथ मंदिर जो हर्षनाथ पहाड़ी पर है, उसकी क्या बोलते हैं, दीवार पर स्थित है। हर्षनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया, वो निर्माण करवाया गुवक प्रथम चौहान शाकंभरी या सांबर का नरेश है, चौहान के शासन काल में अल्लट नामक किसी शिव आचार्य के द्वारा। याद रखिएगा, अल्लट नामक शिव आचार्य के द्वारा यह निर्माण करवाया गया। लेकिन जो ये प्रशस्ति है 973 ईस्वी की, ये अजय मेरू के विग्रहराज द्वितीय चाहमान द्वारा ये प्रशस्ति प्रतिष्ठित करवाई गई थी। ठीक है, अब इस हर्षनाथ प्रशस्ति से हमें जानकारियां क्या क्या मिल रही हैं, जरा इन्हें देखिएगा। पहली बात तो यहां पर वागड़ प्रदेश के लिए, वागड़ प्रदेश को वारगट के रूप में उल्लेखित किया गया है। वारगट के रूप में, याद रखना, यहां लिख देता हूं मैं, वारगट के रूप में। और सीकर के लिए अनंत प्रदेश,
सीकर को अनंत प्रदेश के नाम से उल्लेखित किया गया है। सीकर को अनंत प्रदेश के नाम से किसमें, याद रखिएगा, हर्षनाथ प्रशस्ति के अंदर उल्लेखित किया गया है सीकर को अनंत प्रदेश के नाम से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की स्लाइड्स बेहद कंटेंट अच्छा, एकेडमिक रिच फुल कंटेंट आपके सामने है। पेन डाउन कर लीजिए, कुछ सेकंड्स के लिए मैं स्क्रीन आउट आपके सामने से हो जाता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद अब हम बात करेंगे अन्य अभिलेखों की। यहाँ तक की बात आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से समझ ली। नेक्स्ट आइएगा, मेवाड़ के ही अभिलेख आपको एक एक करके सामने आएंगे। एक है शक्ति कुमार लेख 977 ईस्वी का। 973 का तो भी आपने जो अभिलेख देखा वो है हर्षनाथ प्रशस्ति। कुछ देर पहले भी आपने देखा था अल्लट या आलू राव के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मैंने जो आते ही इस सेशन को आरंभ करने से पहले जो एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखी वो क्या है, वो जानकारी ये मिलती है जनाब आप लोगों को, जो मैंने कहा था कि अभिलेख असल में इतिहास को पुख्ता करने वाले अमिट साक्ष्य हैं। जो घटनाएं घटी हैं जिनको हम साहित्य में पढ़ते हैं, यदि उनकी जानकारी अभिलेखों से मिलती है तो फिर वो अकाट्य ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्थापित हो जाता है। तो अभी पिछली स्लाइड में आपने इसी सेशन के दौरान देखा कि संपूर्ण राजपूताने का प्रथम नरेश जिसने किसी विदेशी कन्या से विवाह किया था वो था अल्लट या आलू राव। इस बात की जानकारी 977 ईस्वी की आहट से प्राप्त शक्ति कुमार लेख से हमें प्राप्त होती है। जरा देखिएगा, शक्ति कुमार लेख। अब ये कितना महत्वपूर्ण लेख है। शक्ति कुमार लेख 977 ईस्वी का है। आहट से प्राप्त हो रहा है क्योंकि शक्ति कुमार भी शासक था मेवाड़ का, जिसके शासनकाल में धार के परमार नरेश भोज और उससे पहले उसके चाचा ने यहां पर आक्रमण किया था। मूंज परमार ने शक्ति कुमार को मेवाड़ छोड़कर वारगढ़ प्रदेश मतलब वहां से निकलना पड़ा था। तो चित्तौड़गढ़ पर गोहिलों का अधिकार समाप्त हुआ था शक्ति कुमार के काल में, जब मूंज परमार ने अधिकार कर लिया था। फिर मूंज के भतीजे भोज परमार का यहाँ पर शासन रहा था। भोज परमार जिसने भोजसर तालाब का निर्माण करवाया और चित्तौड़गढ़ में समिधेश्वर जी का मंदिर या मोकल जी का मंदिर या त्रिभुवन नारायण का मंदिर यहाँ पर बनवाया था। याद रखिएगा, इसको समिधेश्वर जी का मंदिर भी कहा गया है। और ये भोज परमार कौन है, ये बात मैं और स्पष्ट कर दूं। भोज परमार जिसकी राजकुमारी, जिसकी पुत्री का नाम है राजमती, जिसका प्रेम संबंध चर्चा में रहे अजय मेरू के नरेश विग्रहराज चतुर्थ चौहान के साथ। विग्रहराज चतुर्थ चौहान जिसने हरिकली नामक नाटक लिखा था और जिसका शासनकाल जो है वो बहुत जाना जाता है, 1158 से लेकर 63 का बहुत छोटा एक अल्पकालिक रहा। अजय मेरू का अजमेर का स्वर्णिम काल या चौहानों का स्वर्णिम काल, द गोल्डन पीरियड ऑफ द चौहान डायनेस्टी। इस विग्रहराज चतुर्थ चौहान के साथ प्रेम संबंध में रही भोज परमार की पुत्री राजमती, और इसी पर फिर नरपति नाल ने ग्रंथ लिखा था बीसल देवरासो। तो शक्ति कुमार लेख 977 ईस्वी का इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि आहड़ के गोहिल नरेश अल्लट ने विदेशी कन्या हूण आक्रमणकारी मेहिर कुल की पुत्री हिरिया देवी या हिरण्या देवी से विवाह किया था। अब आप सोचिएगा, इस बात को जब आप पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तकों में, लेकिन जानकारी ये नहीं कोई बताता है आपको कि इस बात का उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है। तो यह शक्ति कुमार लेख आहड़ से प्राप्त हुआ है। क्या जानकारी देता है ये कि आहड़ का गोहिल नरेश, आहड़ का गोहिल नरेश अल्लट किसी विदेशी कन्या से विवाह करने वाला प्रथम राजपूत नरेश है। तो मैं ये लाइन तो फिर मेरी अपनी लाइन है कि संपूर्ण राजपूताना का प्रथम नरेश, लेकिन ये शक्ति कुमार लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि अल्लट ने विदेशी कन्या
इसका नाम इस अभिलेख में मिलता है हिरिया देवी, जिसको हम एक अन्य नाम से और पुकारते हैं हिरण्या देवी जानते हैं। हिरिया देवी का पिता कौन है, जरा ये भी याद रखिएगा। इसके पिता का नाम है हूण आक्रमणकारी मिहिरकुल, जो तोरमाण का पुत्र है। ये इनको व्हाइट हूण भी कहा गया है। इसके बापू का नाम है, याद रखिएगा, व्हाइट हूण मिहिरकुल। व्हाइट हूण मिहिरकुल, याद रखिएगा। इस बात की जानकारी शक्ति कुमार लेख से मिलती है और आप आइडिया लगाइएगा कि ये तथ्य ही कितना महत्वपूर्ण है। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण लेख आपको प्राप्त होता है, अभिलेख प्राप्त होता है, देवकुली का लेख, जो 977 ईस्वी का ही है, मेवाड़ से ही प्राप्त हो रहा है। देवकुली का लेख, ये भी आहड़ उदयपुर से प्राप्त हो रहा है। 977 ईस्वी का ये लेख है और यह भी हमें प्राप्त हो रहा है आहड़ से। आहड़ के बारे में भी आप लोगों ने देख रहा था कि आहड़ को इसी अल्लट या आलूराव ने, याद रखिएगा, अल्लट या आलूराव ने इससे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब देवकुली का लेख भाई कितना महत्वपूर्ण है, जो 977 ईस्वी का आपको प्राप्त हो रहा है। इस लेख से जानकारी मिलती है बाबू कि मेवाड़ नरेश अल्लट और प्रतिहार नरेश देवपाल के मध्य युद्ध हुआ था। और सबसे बड़ी बात, देवकुली का लेख से जानकारी मिलती है जिस तथ्य को गलती से GH ओझा जी ने प्रस्तुत किया, और तमाम गाइड्स, तमाम पुस्तकें ब्ला 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 उसी गंदगी को परोस रही है आप लोगों के सामने कि साहब बप्पा रावल कालभोज एक व्यक्ति। आई एम रियली वेरी सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, इट्स टोटली unhistorical fact which is delivering by various on various platform of coachings and by books and teachers। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि हम मेहनत क्यों नहीं करते हैं। देवकुली का लेख से जानकारी मिलती है कि गोहिल नरेश काल भोज की तुलना अर्क सम, सूर्य के समान की गई है बाबू। बप्पा रावल इज ए डिफरेंट थिंग। गौरीशंकर हीराचंद ओझा से गलती हुई है, क्योंकि दोनों के पुत्र का नाम एक है काल भोज और खुम्माण और बप्पा रावल के। अतः उनको लगा कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा से जो गलती हुई कि जो पिता के नाम अलग अलग मिल रहे हैं, नाम एक उपाधि है, माफ करिएगा। बप्पा रावल काल भोज दो अलग अलग नरेश हैं मेवाड़ के। तो देवकुली का लेख से जानकारी मिलती है कि आहड़ से प्राप्त हो रहा है कि गुहिल नरेश कालभोज। आप सोचिएगा यदि बप्पा रावल कालभोज एक होते तो यहाँ जानकारी मिलती बप्पा रावल की भी। गोहिल नरेश कालभोज को अर्कसम, अर्कसम अर्थात क्या कहना चाहिए इस चीज को, आपको लिखने में असुविधा ना हो इसलिए मैं लिख देता हूं, दोबारा लिख देता हूं। अर्कसम का मतलब ये सूर्य के समान। अर्कसम अर्थात को अर्कसम बतलाया है, अर्थात सूर्य के समान बतलाया है। देवकुली का लेख से आप सोच के देखना, ये सीरीज हो सकता है कि आपके लिहाज से थोड़ी ज्यादा हो जाए। जो हिस्टोरिकल सोर्सेज में अपने इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख चल रहे हैं, लेकिन एक भी लेख ऐसा बतला दीजिए जो यहाँ पर आपके सामने रखा जा रहा हो और जो वैल्यूबल ना हो, जिसका कोई हिस्टोरिकल वेटेज ना हो। आई डोंट थिंक सो। कितने महत्वपूर्ण ये अभिलेख आपके सामने आ रहे हैं, और चूंकि जब पैसा नहीं लग रहा भाई, 1 घंटा पौन घंटा इस क्लास के लिए निकाल लीजिए, आपका ही भला होगा। ठीक है, आज के सेशन का मैं एक छोटा सा, आज आधे घंटे के लगभग का इस सेशन रहेगा ये। एक और मैं आपके सामने लेख रख रहा हूं, इट कुड बी लास्ट इंस्क्रिप्शन फॉर टुडे सेशन। ठीक है, जालोर लेख।
अब ये लेख कितना महत्वपूर्ण है ये भी आप लोग आइडिया लगाइएगा। जालोर लेख 1118 ईस्वी का है। कहां से प्राप्त हो रहा है? तोप खाना मस्जिद, तोप खाना मस्जिद जो जालोर दुर्ग में स्थित है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब कानड़दे चौहान को परास्त करके जालोर दुर्ग को जीत लिया था, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी वीरमदेव चौहान और उनके पिता कानड़दे चौहान का जो संघर्ष दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था। और यहाँ रायता और फैल गया था कि अलाउद्दीन खिलजी की जो शहजादी थी फिरोजा, वो दिल दे चुकी थी अपनी वीरमदेव को, एंड वीरमदेव ने डिनाई कर दिया था इस लव प्रपोजल को, इस अफेयर को। एंड इट वाज मतलब रॉयल इंसल्ट ऑफ अ प्रिंसेस अलाउद्दीन खिलजी प्रिंसेस फिरोजा। ये बात फिर बड़ा विवाद का विषय बना, ये प्रेम प्रसंग। इस बात पर मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, नैनसिरी ख्यात, कानड़दे प्रबंध और कर्नल जैम्स स्टूड। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर इसको धोखे से जीता और जीत कर यहाँ पर तोपखाने की मस्जिद बनाई। यहाँ से जो जालोर लेख मिल रहा है, वर्तमान में ये जोधपुर संग्रहालय में स्थित है जालोर लेख। और यहाँ से आपको वाकपति राज परमार नामक परमार नरेश की जानकारी मिलती है। तो यदि प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का कौन सा अभिलेख, राजस्थान का कौन सा अभिलेख परमारों का उल्लेख कर रहा है या वाकपति राज नामक परमार शासक का उल्लेख कर रहा है, तो आपका आंसर होगा जालोर लेख। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जी परमारों की जानकारी जालोर लेख से मिल रही है जो 1118 ईस्वी का तो अभिलेख है, तोपखाना मस्जिद जालोर दुर्ग से प्राप्त हो रहा है। महत्वपूर्ण क्या है? नहीं यार, ये तो सरासर गलत हो गया। जालोर लेख नहीं भाई, ये 1318 का है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? 1118 तो पॉसिबल ही नहीं है भैया, माफ करना, सॉरी, आज तो एक ब्लंडर मिस्टेक मेरे से हो ही रहा था। सॉरी, ये अभिलेख है, माफ करिएगा, 1318 ईस्वी का अभिलेख है जालोर लेख। नहीं 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 नहीं, हाँ सॉरी, ये अभिलेख भैया 1118 ईस्वी का ही है। मैं असल में, माफ़ करना, मैं पूरी तरह खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ। अलाउद्दीन खिलजी जो कि बीच में आ गया तो मैं फिर 1305 या 1300 उसमें 11 में पहुँच गया। असल में क्या है मैं आपको बताऊँ, माफ़ करना, मुझे थोड़ी गलती मुझसे हो गई है। जालोर लेख जो है 1118 ईस्वी का है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की स्थापना से बहुत पहले का लेख है, ठीक है। वर्तमान में ये अभिलेख जहां पर है वहां पर उस जगह को अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में कानड़दे चौहान से जीत कर, बात यह है, तोपखाने की मस्जिद बना दी थी। तो जालोर लेख को बाद में तोपखाने की मस्जिद में नहीं रखा गया है। जालोर लेख जहां जिस स्थान पर मौजूद था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। इट वॉज कन्वर्जन। ये हिंदू मंदिर को सिर्फ रूपांतरण था, कोई एक ईंट भी इन तुर्कों के द्वारा नहीं लगाई गई है। पॉइंट ये है, तो माफ करना मेरे थोड़ा समझ में गलती हुई। जालोर लेख वर्तमान में तोपखाना मस्जिद में 1118 ईस्वी का है। वाकपति राज नामक परमार शासक पर यह प्रकाश डालता है। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पहली बात तो महत्वपूर्ण तथ्य यह है, ये जो अभिलेख कहता है कि जालोर में जो परमार शाखा थी उसका प्रवर्तक था वाकपति राज। पहला तो महत्वपूर्ण उल्लेख ये करता है, जालोर की परमार शाखा का
प्रवर्तक इस वाकपति राज को बताया गया जालोर लेख में। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात जो जालोर लेख से आपको जानकारी मिलती है, परमारों को आबू अग्निकुंड से, याद रखना, परमारों को आबू अग्निकुंड से उत्पन्न बतलाया गया है। ये महत्वपूर्ण है। आप लोग जान चुके हैं या पढ़ चुके होंगे, नहीं तो मैं बतला देता हूं कि चंद बरदाई ने, जो कि पृथ्वीराज तृतीय चौहान का दरबारी साहित्यकार और मित्र था, ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज आसु में क्षत्रियों की उत्पत्ति, 4 क्षत्रिय वंश परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्यों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू अग्निकुंड से बतलाई। ये तो साहित्यिक मतलब तथ्य हुआ। इस साहित्यिक तथ्य की पुष्टि 1118 ईस्वी का जालोर लेख करता है, जो ये कहता है कि परमारों की जो शाखा जालोर है, जिसका प्रवर्तक वाकपतिराज परमार है, इन परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू अग्निकुंड से हुई थी। तो जालोर लेख के इस तथ्य से पुष्टि हो रही है एक तरह से। चंद बरदाई ने जो अपनी रचना पृथ्वीराज आसु में जो जानकारी दी कि 4 राजपूत जो कुल हैं वो असल में ऋषि वशिष्ठ के आबू अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। हम जानते हैं ये तथ्य अनैतिहासिक है ऐसा, लेकिन जालोर लेख से इस बात पर प्रकाश डालता है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूँ, आप वीडियो को यहाँ पॉज करिए, पूरे मैटर को पेन डाउन करिए और फिर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आज के इस सेशन की क्लास तो हो सकता है थोड़ा सा छोटा हो, लेकिन कंटेंट काफ़ी रिच है, हैवी है। बताइएगा मुझे कंटेंट कैसा लगा और आप इस तरह की क्लासेस कितना और रेगुलर चाहते हैं। आप मेरा सहयोग करिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये क्लासेस यूं ही आपको निरंतर मिलती रहेंगी। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट सेशन का। तब तक के लिए